वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है पास्ट पेपर 25 का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव कम्युनिटी का। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है, हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। पास्ट पेपर हमारे पास पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव कम्युनिटी का है, फेल का, और यहाँ पे हम साथ उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से आया। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था पैप प्लानिंग पैरेललिज्म। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं फिर भी उसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि पाइपलाइन पैरेललिज्म होता क्या है। पाइपलाइन पैरेललिज्म हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक टास्क है तो उसको हमने क्या करना है, 3 लोगों में इक्वल डिवाइड कर देना है। हर टास्क को इक्वल डिवाइड कर देना है। मैंने उसमें एग्जांपल ली थी कि जैसे कि हमने कोई ड्रेस सिलाई करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्सन को दे देंगे कि भाई तुम कटिंग कर लो, एक को बोल देंगे कि भाई तुम स्टिचिंग कर लो, और एक को बोलेंगे कि भाई तुम प्रेस कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताई थी कि कटिंग करने वाला प्रोसेसर होता है कटिंग, स्टिचिंग, प्रेस। तो 3 पर्सन है तो तीनों को हमने डिफरेंट काम दे दिया, लेकिन बन क्या रहा है, एक ड्रेस या क्लॉथ सिलाई हो रहा है। तो वही होता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक टास्क है, हम उसको इक्वल ही डिवाइड कर दें। टास्क क्या है कि भाई कोई ड्रेस है या क्लॉथ है, तो मैंने क्या किया, 3 पर्सन्स में इक्वल डिवाइड कर दिया कि हर पर्सन अपना अपना काम कर ले। जो इसका काम है ना कटिंग वाला, वो कटिंग वाला ही कर सकता है, जो स्टिचिंग वाला है वो स्टिचिंग वाला ही करेगा, और प्रेस करने वाला प्रेस ही करेगा। तो ये हमारे पास क्या थी, पाइपलाइन पैरेललिज्म थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई 3 लोग या 3 से ज़्यादा लोग जो मिलकर काम करते हैं, एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसको कहते हैं पाइपलाइन। अब उन्होंने हमें शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, लेकिन उस क्वेश्चन में उसने 2 पॉइंट्स पूछे थे। एक तो उसने पूछा था कि पाइपलाइन पैरेललिज्म से बताएं, और एक बताएं उनको रियल वीडियो जो हम बनाते हैं एनालिसिस करके। जैसे कि क्या है कि वीडियो एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वीडियो कैप्चर करते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा होता है कि भाई ये जो ड्रामेज मूवीज़ में आ रहा है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो कैप्चर्स करते हैं, फिर उनकी सेटिंग करते हैं, उनका साइज़ रखते हैं कि भाई वो किस तरह का साइज़ आपको स्क्रीन पे शो करवाए। वो आपको साइज़ देखेगा उसका, फिर उसको एडिटिंग करेगा, तो देन आपको क्या है, एक वीडियो डिस्प्ले होती है, आउटपुट दिखा रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास एक रियल वीडियो बनती है कि भाई सबसे पहले वीडियो कैप्चर की जाए, देन उसमें एडिटिंग की जाए, उसका साइज़ रखा जाए, तो देन आपको डिस्प्ले करके दिखाई जाए। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एक्सप्लेन किया है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को वॉच नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे क्या जी कि भाई उसकी मैंने डायग्राम भी बताई कि डायग्राम किस तरह होती है, उसमें कैप्चर होता है, प्री प्रोसेसर्स होते हैं कि हम किस तरह उसको डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन उसके एडवांटेजेस होते हैं कि वो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होती है, ये हमारे पास बेटर CPU यूटिलाइजेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा ये ना CPU से बेटर होती है, और फास्टर प्रोसेसिंग होती है, और ये स्टेबल होती है फॉर रियल टाइम सिस्टम से। और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास awkward informations on AWS scales automatically during peak load। पीक लोड क्या है, उसमें हमने देखना था स्केलेबिलिटी मॉडल क्या होता है। हमारे पास जो स्केलेबिलिटी मॉडल होता है, आप उसको हम इजीली वे में समझ लेते हैं कि वो होता है क्या। ये हमारे पास पता है क्या होता है कि भाई सबसे पहले क्या है कि आम रूटीन है, ये जो होते हैं कैफ़े वगैरह या रेस्टोरेंट जो भी है, आम रूटीन है, वहाँ पे क्या है कि क्लाइंट कम जाते हैं, लोग कम जा रहे हैं। जब ईद होती है या कुछ स्पेशल डेज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोग
काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनको क्या होता है कि उनको नेक्स्ट सर्वर्स की ज़रूरत होती है, लोग ऐड होते जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि स्केलेबिलिटी, कि मतलब कि जब काम इंक्रीज होता है तो लोग भी साथ ऐड होते जाते हैं। लेट्स सपोज क्या है कि एक स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ पे टीचर्स की कमी हो जाती है। क्या करते हैं हम, न्यू टीचर्स ऐड करते जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी, कि न्यू प्रोसेसर्स या न्यू सर्वर्स का ऐड हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेबिलिटी मॉडल्स। उसको हम स्केलेबिलिटी मॉडल्स कहते हैं, जहाँ पे क्या है कि भाई न्यू मॉडल्स ऐड होते जाएं। तो यहाँ पे मैंने उसकी एग्जांपल में भी बताया था। फिर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 2.2 पॉइंट में ये भी पूछा था कि उसका हमने ट्रेड ऑफ भी बताना है कि वो क्या होता है। ये हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि लोग ऐड होते जा रहे हैं, अब लोग भाई काफ़ी ज़्यादा हो गए, अब क्या है कि वहाँ पे बजट भी कम आ रहा है, बजट बहुत ज़्यादा बजट हमारा लग रहा है, मतलब कि हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है लेकिन लोग नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे खाने के लिए। अब जो वहाँ पे सर्वर्स कर रहे हैं तो वो क्या है, उन्होंने अपनी सैलरी तो लेनी है, क्या उन लोगों ने सैलरी लेनी है, तो क्या होता है, लॉस होता है। क्या कि आपके काम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिनकी वजह से जो आपने लोग न्यू ऐड करते जाते हो, एट दी एंड जब आपका काम स्टॉप हो जाता है तो आपको क्या होता है, खुद से पेमेंट करनी पड़ती है, खुद से उनका बजट उठाना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास ट्रेंड ऑफ होता है। तो लेकिन इसके एडवांटेजेस देख लें कि जब लोड बढ़ जाता है फिर लॉस भी होता है, लेकिन यह है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो वो काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब ये यहाँ पे देखें कि भाई ये हमारे पास उसके एडवांटेजेस थे, वहाँ पे एडवांटेजेस में यह है कि उसकी बेटर परफॉर्मेंस होती है। बेटर परफॉर्मेंस कैसे, अब भाई ज़्यादा लोग हैं खाना करने के लिए, एक रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं वर्कर्स। अब क्या है कि वहाँ पे जितने मर्जी गेस्ट आ जाएं तो वो क्या करेंगे, वर्कर जो होते हैं ना वो काफ़ी हैंडल कर लेते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट ये होता है कि जब क्लाइंट ही ना आए तो वर्कर क्या करेंगे, वर्कर क्या देंगे उनको, तो फिर वो जो मैनेजर होता है ना उसको लॉस होता है। तो ये हमारे पास वो हमारे पास ट्रेंडेड ऑफ है। फिर हम उसके एडवांटेज में कहते हैं कि बेटर परफॉर्मेंस होता है, और उसके बाद ये हमारे पास हैंडलेस स्मूथ यूज़र होता है और हाई अवेलेबिलिटी होता है। और डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि ये हमारे पास रनिंग मोर ईजी टू इंसल्ट इंक्रीजेस कूल्ड कास्ट, ये बहुत ज़्यादा कास्ट को ना इंक्रीज कर रहा होता है। और अब हम जो शॉर्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट नंबर 3 में क्या है कि भाई जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसने क्या पूछा है, उसमें बोला है कि हमारे पास जो एन ओपन एमपी लूप शो पुअर परफॉर्मेंस, कि हमने ना उसकी परफॉर्मेंस बताने वो किस तरह काम करता है। ओपन एमपी ये उसने हमें एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं आपको ना रियल एग्जाम्पल में बताती हूँ कि भाई ये किस तरह काम करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है 100 पेंसिल्स या 100 पेन, मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो पेन है ना वो मेरे पास कितने हैं, 100। मेरे पास काम करने के लिए वर्कर कितने हैं, 4। अब क्या करेंगे, सारे वर्कर 25 आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब इनमें से क्या है कि एक वर्कर को काफ़ी दूर जाना पड़ता है और एक वर्कर्स को नज़दीक। एक वर्कर अपना जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है और खाली हाथ बैठ जाता है, और एक वर्कर जिसने दूर जाना है उसके पास रह जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ओपन एमपी है कि हमारे वर्कर्स क्या करते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हर एक प्रोसेसर्स को वर्कर्स को काम मिला गया, इसको 2 सेकंड का, इसको 8 सेकंड का, इसको 1 सेकंड का, इसको 10 सेकंड का। जिनका काम कम है वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जिनका काम ज़्यादा होता है उनका टाइम लगता है कि भाई उनको टास्क कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि जो हमारे पास ये वर्कर है इसने अपने 2 सेकंड में जल्दी कंप्लीट कर लिया, अब जो सेकंड वाला है उसको 8 सेकंड लगेंगे। तो इस तरह ये वर्कर्स आस्ते आस्ते अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग वाला पॉइंट पूछा था ना, उसमें ये होता है कि अगर एक वर्कर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो देन वो नेक्स्ट काम को पकड़ लेता है। जैसे कि एक जो वर्कर है हमारे पास, एक वर्कर है
वर्कर ने अपना काम क्या कर लिया, कंप्लीट, ये उसका एक टास्क हो गया कंप्लीट, देन वो सेकंड वाले पे टास्क पे चला जाएगा, मतलब उसने रुकना नहीं। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग के साथ काम करता है कि एक प्रोसेसर या एक पर्सन अपना काम जब वो कंप्लीट कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली लूप चलती रहती है। जैसे कि हम लूप की कंडीशंस लगा दें, जहाँ पे मैंने फॉर लूप की कंडीशन लगाई है, तो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होता उसने रुकना नहीं। अगर एक वर्कर अपना काम कंप्लीट कर लेता है देन वो सेकंड पे चला जाता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग है। और जो हमारे पास ओपन एमपी था, ओपन एमपी में ये है कि सब ने अपना अपना काम करना है। कुछ को ये होता है कि वो अपना टास्क जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ जो कंप्लीट नहीं कर पाते उनके पास रह जाता है, और जो कंप्लीट कर लेते हैं वो खाली हाथ बैठते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओपन एमपी। और जो दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग में, वो ऑटोमेटिकली अपना नेक्स्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये डायनामिक शेड्यूलिंग वर्कर्स कैसे काम करते हैं। जो हमारे पास डायनामिक शेड्यूलिंग वर्कर्स होती हैं ना, जब एक थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो देन ऑटोमेटिकली दूसरी इंस्ट्रक्शन ले लेता है या दूसरा काम ले लेता है कि भाई मैं अपना दूसरा काम कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि क्या, थ्रेड 1 को 1 मिला काम करने के लिए, थ्रेड 2 को 2 दिया है, तो थ्रेड 1 ने फटाफट अपना काम कंप्लीट कर लेना है, तो देन वो जल्दी से दूसरी इंस्ट्रक्शंस या दूसरा काम ले लेगा, तो वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। और जब सेकंड थ्रेड है वो जब अपना कंप्लीट करेगा तो वो 4 पे जाएगा। इस तरह यहाँ पे थ्रेड काम करते हैं कि अगर वो एक प्रोसेसर को जो काम दिया जाता है जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो देन वो ईजिली नेक्स्ट मूव हो जाते हैं। हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं उसके। एडवांटेजेस में यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास बेटर लोड बैलेंसिंग होता है, लेस आइडल टाइम होता है और हाई परफॉर्मेंस होती है। इसमें ये होता है कि जब एक पर्सन ने, एक थ्रेड ने जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लिया तो देन वो क्या करेगा, सेकंड पे चला जाएगा, तो ये काम क्या होता है, फास्टली काम होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायनामिक शेड्यूलिंग वर्क है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास 4th क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया था उन्होंने कि यहाँ पे जो डाटा लॉस होता है उसके बारे में हमने बताना है। ये हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन मैकेनिज्म्स आ जाती है। इसमें ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम, ये हमारे पास इस तरह होता है कि जब आप लोग, जैसे कि हमारे पास एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या होता है कि सारा डाटा हमारा व्हाट्सएप में स्टोर हो रहा है, तो व्हाट्सएप अगर हमारी क्रैश हो जाती है तो सारा डाटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ व्हाट्सएप की, कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि व्हाट्सएप है मेरे पास, आपको पता है कि हमारा सारा डाटा फाइल्स किस में यहाँ पे स्टोर होती है, चैट यहाँ पे स्टोर होती है, इमेजेस होती हैं, कितना ज़्यादा डाटा हमारा यहाँ पे स्टोर होता है। क्या है कि भाई जब ये हमारा डाटा व्हाट्सएप हमारी लॉस होता है या क्रैश हो जाए तो जो डाटा उसके अंदर मौजूद है ना वो सारा क्रैश हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हम, ये जो हमारे पास है फॉल्ट की बात कर रहे हैं मैकेनिज्म्स की, इसमें ये क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे रखेंगे तो डाटा क्रॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अब क्या है कि भाई हम डिफरेंट कंपनीज की बात करें, वो क्या करती हैं, वो अपना डाटा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि हम अपनी इमेजेस को क्या करते हैं कि यहाँ यूएसबी में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मैं उसको यूएसबी में कर लेती हूँ, फिर यहाँ तो मैं उसको डिस्क में कर लेती हूँ या लैपटॉप में कर लेती हूँ। अगर मेरे मोबाइल से वो इमेजेस डिलीट हो जाती हैं तो वो लैपटॉप में होगी या तो वो डिस्क में होगी। तो इसी तरह क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अपना डाटा ना डिफरेंट जगह पे स्टोर करके रखती हैं। कि लाहौर कंपनी होती है कराची, जैसे कि लाहौर कराची, अगर लाहौर का क्रैश हो गया तो कराची से डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन मैकेनिज्म में एग्जांपल आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती है, कि मतलब उसका डुप्लीकेट डाटा हमारे पास होता है, काफ़ी ज़्यादा हमने डाटा स्टोर किया होता है कि अगर हम एक जगह से हमारा डाटा डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है तो दूसरी जगह से ईजिली डाटा डिलीवर हो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि नोड ए है उसको कहते हैं कस्टमर डाटा, दूसरी नोड बी है उसको भी हम कहते हैं कस्टमर डाटा। अगर हमारी नोड ए जो होती है वो उसका डाटा हो जाता है क्रैश या लॉस, तो जो नोड बी है और जो नोड हमारे पास सी है
उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कस्टमर डाटा है। तो ये क्या करेगा कि अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं, 3 नोड में से एक नोड हमारे पास लॉस हो जाती है, तो हमारा डाटा क्या करेगा कि यहाँ तो वो बी से कंटिन्यू कर सकते हैं या सी से कंटिन्यू कर सकता है, हमारा काम रुक नहीं सकता क्योंकि लॉस किसका हुआ है, नोड ए का। बाकी बी और सी कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि यूज़र कंटिन्यूस एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम नोड बी और नोड सी। अगर एक नोड लॉस कर जाती है तो दूसरे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट डिटोनियस मैकेनिज्म। ये हमारे पास वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफॉल्ट वाले टॉपिक में। तो इस तरह वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपने देखना है कि भाई वहाँ से हम डाटा दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अगर एक नोड फेल हुई है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता दूसरे पे, क्योंकि हमने डाटा उसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्टोर किया होता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देख लें, आफ्टर रिकवरिंग दी फेल्ड नोड कॉपी डाटा फ्रॉम अदर रिप्लिकेस के मतलब कि डाटा जहाँ पे हमारा कॉपी है वहाँ से हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम उसके प्रिंसिपल्स देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल्स उसके कौन से हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर मल्टीपल्स कॉपीज होती हैं, डिलीट फेलियर्स होता है, स्विच रिक्वेस्ट टू एन अदर होता है कि जहाँ पे हमारे पास वर्किंग इसी तरह करते हैं कि मल्टीपल डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं या मल्टीपल कॉपीज हमने स्टोर की हैं, या तो हम उसको डिलेक्ट फेलियर कर रहे होते हैं या रिकवर कर रहे होते हैं। ये उसके थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं। अब उसके एडवांटेजेस में क्या होता है, जिसमें हमारा पास डाटा लॉस नहीं होता, ये हवाई अवेलेबिलिटी होती है और बेटर रिलायबिलिटी होती है कि मतलब कि जो हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है वो हमारे पास लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास फॉल्ट मैकेनिज्म है वो इस तरह काम करती है कि जो डाटा हमारा एक जगह लॉस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से हम कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट कंपनीज की हमने एग्जांपल ली थी कि डिफरेंट कंपनीज दैट डिफरेंट डाटा स्टोर है। हमने क्या किया है कि भाई जैसे कि समझ लें कि भाई डिफरेंट कंपनी है तो हमने 3 जगह पर डाटा स्टोर कर दिया है, एक को क्रैश हो जाती है, डैमेज हो जाती है, दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इजीली डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने उसकी भी ली थी, आपको इमेज की दिखाई कि अगर आपके मोबाइल से आपकी इमेज या वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, अगर आपने उनकी कॉपी लैपटॉप डेस्कटॉप USB कहीं पे भी सेव किया तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे भी सेव नहीं की तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इसलिए फॉल्ट जो हमारा पास है वो यही बताता है कि हम वहाँ पे डाटा को डुप्लीकेट किया होता है, कि डुप्लीकेशन की होती है कि जहाँ पे हम इजीली उसको कॉपी कर सके। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन 4 वाला डिस्कस किया। अब शॉर्ट क्वेश्चन 5 वाला देखते कि ये हमारे पास है क्या। ये हमारे पास है कि आ पैरेलल प्रोग्राम शो इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन ओवरलोड एज प्रोसेसर्स इंक्रीज। ये हमारे पास क्या होता है, इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी कम्युनिकेशन ओवरलोड होता है क्या। अब क्या है कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट बनाया ना, अगर हम देखें कि वहाँ पे हमारे पास 6 पर्सन ने काम किया। अब क्या है कि जो हमारा वाइवा लेने जो आता है उसने हर एक से लेना है, हर एक से मिलना है, आए दिन मीटिंग्स होनी है, मतलब कि कम्युनिकेशन ओवरलोड होना है कि एक काम को बनाने के लिए 5 लोगों ने मिलकर काम किया है, तो जो काम कंप्लीट किया है तो वो क्या करेगा, वो जो प्रिंसिपल है वो हर 6 पर्सन से मिलेगा, मीटिंग करेगा, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन ओवरहेड। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादातर मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आए दिन मीटिंग्स हो रही हैं, तो उन काम का ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि क्या होता है कि एक चीज़, ये 3 शॉप्स हैं ना, ये 3 शॉप्स हैं, इनमें सेम मटेरियल है, अब इसने क्या करना, पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा कि डिफरेंस मुझे प्राइस मिले, कि जहाँ से मुझे इजी लगेगा तो वो मुझे मिल जाए। तो क्या है, इन तीनों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो इससे अच्छा कि अगर एक चीज़ एक पर्सन के पास है, इनके पास नहीं है, तो इसको ऑटोमेटिकली फ़ायदा होगा। तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन ओवरहेड है ना, वो यही बताता है कि जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं ना आपस में, उतनी ही उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाती है, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती है, एक दूसरे से लेन देन हो रहा होता है, तो वैल्यूज़ बहुत ही उसकी कम हो जाती है। जैसे कि कम्युनिकेशन ओवरहेड इज़ दी एक्स्ट्रा टाइम सेंडिंग एंड रिसीविंग, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं बिटवीन
डाटा बिटवीन प्रोसेसर इन रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग यूजफुल कम्युनिकेशन। ये होता है कि आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, एक दूसरे के साथ लेन देन हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, आए दिन मीटिंग्स होती हैं, एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बहस हो तो वो फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि एक काम है तो ये कम्युनिकेशंस करना है कि एक प्रोसेसर जो चीज़ लेता है उसको पता है ये 6% इस पे काम कर रहा है, तो वो हर एक से मिलेगा कि मुझे कहाँ से थोड़ा सा बजट कम हो तो मैं वहाँ से ले लूँ, तो उस चीज़ में ना कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसकी वैल्यू परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि एज द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीज, जितने प्रोसेसर्स उसके इंक्रीज़ होंगे लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएगी, जितनी ज़्यादा मीटिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यूज़ क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मैंने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में बता दिया कि एक प्रोजेक्ट बनाता है, जितनी ज़्यादा हम मीटिंग रखेंगे, जितना उसको डिस्कस करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू क्या होती है, परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है। अब मैंने उसकी ना ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि अगर हम ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अगर हम एक मीटिंग रख लें, एक वीक में एक मीटिंग रख लें तो फ़ायदा भी होगा, टाइम भी कम वेस्ट होगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी उसमें बहुत अच्छी होगी, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। जिसमें क्या है कि एक पर्सन ने काम किया, एक वीक में एक मीटिंग हो रही है, तो क्या है कि कम्युनिकेशन एक दफ़ा हुई है तो उसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है कि उसमें इतना ज़्यादा लेन देन नहीं होता। जिस चीज़ में ज़्यादा लेन देन हो ना तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ओवरहेड। और जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि भाई एक वीक में एक मीटिंग कर लेंगे तो बेहतर होगा, तो वो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एक दफ़ा ही एक चीज़ को डिस्कस करना उसको कहते हैं फ़ायदे में आ जाती है, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। उसमें मैंने स्पीड अप का फार्मूला बताया। स्पीड अप हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है, उसका ये फार्मूला होता है सिक्वेंसेशन टाइम और पैरेलल टाइम, या तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, उसकी हमने एफिशिएंसी बता दी कि स्पीड अप होता है और नंबर ऑफ प्रोसेसर होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रिड्यूस कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती, एक दफ़ा कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वीक में एक दफ़ा मीटिंग कर लेना। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सब आए होते हैं और लेकिन मल्टीपल मैसेजेस होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज उसकी ना कम्युनिकेशन होती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।